वो थका हारा उस वक्त ऑफिस से लौटा था कि तभी आया दौड़ती हुई कबीर के पास आई। उसके चेहरे की परेशानी को देख वो भी अचानक से घबरा गया। उसके मन में सबसे पहला ख्याल अपने बच्चे को लेकर आया। वो तुरंत बोला, क्या हुआ? राहुल ठीक तो है ना? आया कहने लगी कि वो बहुत बीमार है। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, लेकिन इससे पहले कि आया और कुछ कबीर से कहती, वो तुरंत दंदनाता हुआ अपने कमरे में पहुंचा और चिल्लाने लगा, तुम्हें जरा भी एहसास है? मेरा बच्चा बीमार है, उसे माँ का दूध चाहिए, और एक तुम हो जिसे सिर्फ अपनी फिक्र है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कबीर ने दांत किटकिटाते हुए टीना से ये बात कही थी। उस वक्त वो बहुत गुस्से में था, लेकिन टीना बड़े ही आराम से अपने होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक का आखिरी टच दे रही थी। उसने इस वक्त फिटिंग की चमचमाती हुई मैक्सी पहन रखी थी, गले में डायमंड का नेकलेस था और बाल खुले हुए थे। वो कहने लगी, कबीर प्लीज मुझे बोर मत करो। हर रोज बस एक ही बात लेकर मेरे सामने आ जाते हो। देखो, मेरी दोस्त की शादी है, तुम्हारी बाकी की बातें मैं आके सुन लूंगी। ओके स्वीट हार्ट। ये कहते हुए वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी तो कबीर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो कहने लगा, तुम्हें अपने बेटे की जरा भी परवाह नहीं है क्या? तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा? राहुल को कुछ हजम नहीं हो रहा। 3 दिन से मेरा बच्चा भूखा है, उसे इस वक्त माँ का दूध चाहिए, और तुम हो कि तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे, माएँ तो अपने बच्चे के जरा से बीमार पड़ जाने पर रो रो कर बेहाल हो जाती हैं, लेकिन तुम पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा। टीना ने अपनी कलाई कबीर के हाथ से छुड़ाई और कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे टिपिकल मर्दों की तरह बिहेव कर रहे हो? कहाँ है नौकर? उसकी जिम्मेदारी है राहुल को संभालना। मैं उसे मुफ्त के पैसे नहीं देती हूँ। राहुल को संभालने की तनख्वाह लेता है वो। सब्र करो, मैं बुलाती हूँ उसे और बोलती हूँ कि राहुल का फीडर अच्छी तरह से धोए, गर्म पानी से उबाले और फिर फीडर बना के दे। वो ठीक हो जाएगा। आखिर दवा भी तो दी है ना तुमने। तुम बेवजह परेशान हो जाते हो। अरे, बच्चे ऐसे ही पलते हैं, कभी बीमार होकर कभी ठीक होकर। अब प्लीज मुझे जाने दो, मैं आया को सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। कबीर की परवाह किए बिना टीना कमरे से बाहर निकल गई और कबीर उसे देखता ही रह गया। उसका बेटा राहुल रो रो कर सो चुका था। वो पिछले 1 महीने में काफी कमजोर हो चुका था। अभी वो सिर्फ 3 महीने का था जब से कबीर और टीना की शादी हुई थी। शुरू के कुछ महीने तो बहुत अच्छे गुजरे थे। कबीर ने टीना को मोहब्बत भी बहुत दी थी और खूब घुमाया फिराया भी था। शादी के तुरंत बाद ही उसने विदेश घूमने की फरमाइश की थी। कबीर के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए वो उसे टीना की बताई हुई हर जगह लेकर गया। विदेश में टीना ने जी भरकर खूब शॉपिंग की, मौज मस्ती की, और वापस आकर भी उसने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। घर में वैसे भी करने को कुछ खास था ही नहीं। खाना बनाने के लिए बावर्ची था, सफाई के लिए नौकर लगे थे। वो रोज किटी पार्टियों में जाती, खूब घूमती फिरती, अपनी सहेलियों में वक्त गुजारती और काफी देर रात तक घर वापस आती। रात को जब कबीर अपने ऑफिस से लौटता तब भी उसके सामने नौकर ही खाना परोसते थे, क्योंकि टीना तो घर पर होती ही नहीं थी, और अगर होती भी थी तो उसे कबीर के खाने पीने की कोई परवाह नहीं होती थी। कबीर ने कई बार कहा कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम खाने की टेबल पर मेरे पास बैठ जाया करो, साथ खाना खाया करो, कुछ देर बात कर लिया करो, या प्लेट में सब्जी ही परोस दिया करो। मुझसे पूछ लिया करो कि मुझे क्या पसंद है, तो वो कहती, कम ऑन कबीर, तुम कैसी गंवार टाइप की बातें कर रहे हो। देखो, हमने ऐसी सोसाइटी में आंख नहीं खोली जहां मर्द कमा कर लाए और औरत उसका पसीना देखकर अपना दुपट्टा पेश कर दे। पूरा दिन उसके कामों के लिए अपनी हालत बिगाड़ के रख ले, आधा दिन घर के कामों में और आधा दिन किचन में बर्बाद कर ले। वो अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी जब कबीर कमरे में आया और उसे नाइट सूट में देखा। खुले हुए बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये चीजें बस कुछ दिन ही मर्द को सुकून देती हैं। उसके बाद अगर औरत मर्द के दिल पर राज करना चाहती है तो उसे मर्द के पेट से गुजरना पड़ता है। सिर्फ उसका हुस्न ही काफी नहीं होता। यही कबीर के साथ हुआ था, लेकिन टीना को इस सब की परवाह ही नहीं थी। कई बार कबीर उससे कहता कि प्लीज यार, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयारी में मदद कर दिया करो, कभी टाई बांध दिया करो, तो वो कहती, फिर वही बातें कबीर, प्लीज
सोने दो मुझे। पहले ही रात को तुमने मुझे ठीक से सोने नहीं दिया। कबीर ने कहा, तुम्हें अपनी नींद बहुत प्यारी है। तुम तो अपनी नींद दोपहर तक सोकर भी पूरी कर लेती हो। रात को सिर्फ तुम्हारी नींद ही खराब नहीं होती, मेरी भी होती है, लेकिन फिर भी मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। खैर, शादी के 3 महीने बाद ही दोनों की हल्की फुल्की लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन कबीर फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता था। असली झटका टीना को तब लगा जब डॉक्टर ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। टीना ने खुश होने की बजाय रोना धोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, कबीर, मुझे अभी बच्चा पैदा नहीं करना, मेरा पूरा फिगर खराब हो जाएगा। मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, प्लीज इसे गिरवा दो। अभी तो हमने अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय भी नहीं किया, एक दूसरे को ठीक से समझे भी नहीं हैं, इसीलिए मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ये सुनकर कबीर को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तो बहुत खुश हूँ। भगवान ने हमें इतनी जल्दी ये नेमत दी, वरना लोग तो तरसते रहते हैं। वो कहने लगी, बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो तरसते रहते हैं, बल्कि उन्हें तो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिल जाता है। बच्चों के झंझट में पड़कर पति पत्नी की अपनी जिंदगी खत्म हो जाती है। बस बच्चे और उनकी झंझटें ही रह जाती हैं। मैं साफ बोल रही हूँ, मुझे बच्चा पैदा नहीं करना। देखो, मेरी फिगर खराब हो जाएगी। कबीर कहने लगा, ये फिगर तुम्हें किसी को दिखाना है? मुझे दिखाना है ना। मैं तुम्हें हर हाल में पसंद करूंगा और तुम प्रेगनेंसी के बाद जिम ज्वाइन कर लेना, उससे दोबारा से तुम्हारा फिगर ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे औलाद चाहिए। कबीर की बात को कभी भी टीना ने सीरियसली नहीं लिया था। वो तो शायद बच्चा खुद ही गिरवा देती लगी, लेकिन कबीर के पापा बहुत खुश थे और उन्होंने इस बार टीना पर सख्ती की थी कि वो किसी भी किटी पार्टी में नहीं जाएगी, हील नहीं पहनेगी, आराम करेगी। और टीना को शायद कबीर के पापा से कुछ डर था या लिहाज, तभी उसने अपना इरादा बदल दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और टीना का शरीर बदलने लगा, तो वो बार बार कबीर को कोसती कि तुम्हारी जिद की वजह से देखो मैं कितनी बेढंगी लग रही हूँ। गर्दन पर, चेहरे पर, सब जगह धब्बे पड़ने लगे हैं। अगर यही बच्चा तुम मर्दों को पैदा करना पड़ता तो पता चलता कि क्या हालत होती है। ये कहकर मुंह बनाते हुए वो लोशन अपने गले और चेहरे पर लगाकर कॉटन से साफ कर रही थी। कहने लगी, इतना ब्लीच कर चुकी हूँ, लेकिन ये निशान हटते ही नहीं। हल्की हल्की काली स्याही गर्दन और चेहरे पर दिखने लगी थी, जैसे अक्सर औरतों की प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। और कबीर, जो बेड पर तकिया लगाकर बैठा था, लैपटॉप पर काम कर रहा था। टीना की बात सुनकर उसने गहरी सांस ली, लैपटॉप साइड पर रखा और उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गया, जहां वो खड़ी अपना चेहरा और गर्दन रगड़ रही थी, निशान साफ करने की कोशिश कर रही थी। तभी कबीर ने पीछे से अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रख दिए और वो कहने लगा, सच बताऊं, इस रूप में तो तुम और भी ज्यादा हसीन लग रही हो। शादी की रात भी इतनी प्यारी नहीं लगी थी। कबीर उसका दिल रखना चाह रहा था, लेकिन टीना कहने लगी, बस भी करो, तुम्हारे ये जुमले मुझे तसल्ली नहीं दे सकते। जानते हो मिस्टर मल्होत्रा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मिस टीना, आपने इतनी जल्दी बेबी प्लान क्यों किया? आपकी तारीफ तो मैं सबके सामने ये कहकर करता था कि मैंने इस लड़की को पिछले 4 साल से ऐसा ही देखा है, हमेशा फिट और स्मार्ट, और ये हमेशा खूबसूरत रहेगी। लेकिन आपने तो शादी के कुछ ही महीने बाद ये सब कर दिया। ये सुनकर कबीर के माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगा, वो कौन होता है तुम्हें इतने गौर से देखने वाला? देखो, ये अपने दोस्तों के घर आना जाना और पार्टियां करना छोड़ दो। तुम्हारी सहेली का पति कौन होता है जो तुम्हारी इस तरह से तारीफ करे और ऐसी बातें करे? उसके अंदर शर्म हया नहीं है क्या? कबीर की बात सुनकर टीना कहने लगी, ओहो, क्या हो गया? क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हो? क्या हुआ जो मल्होत्रा ने कह दिया? तुम भी उसकी बीवी को कुछ कह दिया करो। तुम्हारी तरह थोड़ी ही है वो कि छोटी छोटी सी बातों पर बुरा मान जाए। कबीर कहने लगा, मैं क्यों बोलूं उसकी बीवी को कुछ? मुझे आदत नहीं है दूसरों की बीवियां देखने की। जैसे तैसे टीना ने 9 महीने निकाले थे। जैसे ही बेटा पैदा हुआ, उसे लगा बस उसकी जान छूट गई। उसने पहले ही अपनी सास से साफ कह दिया था कि आप लोगों को बारिश चाहिए था तो मैंने आपको पैदा करके दे दिया है, लेकिन मैं इसे अब बिल्कुल नहीं संभालूंगी। आपको चाहिए तो आप लोग ही देख लो। बहरहाल कबीर अपने बेटे को देखकर बेतहाशा खुश था।
2 महीने तक आया ने ही उसे संभाला था। रात को कबीर का दिल चाहता कि कम से कम सोने से पहले ही सही टीना राहुल को अपने साथ सुला ले, थोड़ा माँ का लाड़ प्यार दे, लेकिन वो तो राहुल को देखकर ही नाक मुंह चढ़ाने लगती थी। वो कहती थी, मैं इसे नहीं उठाऊंगी, ये मेरे हाथ से गिर जाएगा और मैं अपनी नींद खराब नहीं कर सकती। पहले ही डिलीवरी की वजह से मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके हैं। कभी वो अपनी आंखों पर आलू रखती, कभी खीरे के टुकड़े रख लेती। वो बस अपनी देखभाल करती रहती थी। 1 से 1.5 महीने में उसने खुद को फिर से फिट कर लिया था और फिर से उसके वही शौक शुरू हो गए थे। दोस्तों के घर पार्टियों में जाना, उन्हें घर बुलाना, उसे राहुल की जरा भी परवाह नहीं थी। पिछले 1 महीने से वो बीमार था। आया ने कई बार टीना से कहा कि राहुल की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देती थी। वो कहती थी, मुझे क्या पता, खुद ही ठीक हो जाएगा, बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब ये बात कबीर को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो खुद राहुल को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का पेट बहुत कमजोर है, इसे बाहर का दूध सूट नहीं कर रहा। आप अपनी बीवी से कहें कि ये बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। यही बात जब कबीर ने टीना से कही तो वो तो भड़क गई। वो कहने लगी, डॉक्टर का तो दिमाग खराब हो गया है, क्या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। जो औरतें बच्चे को दूध पिलाती हैं उनका हाल देख लो कैसी हो जाती हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती, ऐसे करो, आया से कहो। और वो वही चुप हो गई, क्योंकि आया एक उम्रदराज औरत थी। कबीर कहने लगा, तुम कैसी माँ हो, ना अपने बच्चे से प्यार करती हो, ना उसे सीने से लगाती हो, और उसके इतने बड़े अधिकार को उसे छीन रही हो। बेहतर था कि इससे तो अच्छा ये होता कि भगवान तुम्हें बच्चा ही ना देता। वो कहने लगी, हाँ तो ना देता तो मैं तो शुक्र अदा करती। पता नहीं क्या है तुम्हें, तुम किसी भी हाल में खुश नहीं होते। एक तो इतनी बड़ी मुसीबत में तुमने मुझे डाल दिया है, जबरदस्ती ये बच्चा पैदा करवा के। अब खुद ही देख लो जो कुछ भी है, मैं ये सब नहीं कर सकती। कोई ढूंढ लो ऐसी औरत जो पैसे लेकर बच्चे को दूध पिला दे। बहुत सारी औरतें मिल जाती हैं जो मजबूर होती हैं, जिन्हें पैसे की जरूरत होती है। कबीर ने लंबी सांस ली, फिर राहुल की आया से बात की कि अगर वो किसी ऐसी औरत को जानती हो जिसका अपना बच्चा छोटा हो और जो पैसों की जरूरतमंद भी हो तो उससे पूछ ले। अगर वो राहुल को दूध पिला दे तो मैं अच्छी खासी रकम दूंगा। वो बोली, जी साहब, मैं अपने मोहल्ले में पता करूंगी, अगर कोई जरूरतमंद हुई तो मैं ले आऊंगी। कबीर कहने लगा, जल्दी ले आना, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसकी सेहत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप पैसों की परवाह मत करना। बड़ी बेबसी से उसने आया से कहा था। वो बोली, ठीक है। उसके बाद कबीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी आया घर में दाखिल हुई। एक दुबली पतली सी लड़की उसके साथ थी, जिसने साड़ी के पल्लू से खुद के चेहरे को अच्छे से लपेट रखा था, बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। कबीर उस वक्त अपने ड्राइवर से गाड़ी निकलवाने को कह रहा था। जैसे ही उसने आया के साथ एक लड़की को देखा तो समझ गया कि शायद बेटे के लिए इंतजाम हो गया है। वो तेज कदमों से आया के पास आया और कहने लगा, आपने मेरा काम कर दिया? वो बोली, जी साहब, ये हमारे मोहल्ले में रहती है, इसकी बेटी भी आपके बेटे की उम्र की ही है, बेचारी बहुत मजबूर है। इसका पति कुछ भी कमाता धमाता नहीं है, सिर्फ दारू पीता है। ये खुद लोगों के घरों में काम करती है और अपना घर भी जैसे तैसे संभालती है। जैसे ही कबीर की नज़र उस लड़की की आंखों पर पड़ी तो उसे अजीब सा लगा और लड़की ने भी नजरें झुका ली। फिर अचानक वहीं से पलट कर वो कहने लगी, आया अम्मा, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, मैं कहीं और कर लूँगी। कबीर कहने लगा, क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है? आया अम्मा ने आपसे पहले ही बात की थी, जाहिर है आप यहाँ इसी काम के लिए आई हैं, तो अब मना क्यों कर रही हैं? लेकिन उस औरत ने अपना चेहरा उसकी तरफ नहीं किया, बल्कि दरवाजे की तरफ रुख किए रखा और बोली, मुझे इस घर में काम नहीं करना, मुझे किसी के बच्चे को नहीं संभालना। कबीर को लगा जैसे ये आवाज़ जानी पहचानी है। पता नहीं उसे क्या हुआ, एकदम से वो चंद कदम आगे बढ़ा और उस औरत के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर उसे झटका सा लगा। वो आंखें उसके लिए अजनबी नहीं थीं। उसने बेइख्तियार हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर पड़ा पल्लू हटा दिया और तभी कबीर के होश उड़ गए। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि इस हालत में उसकी मुलाकात रमा से हो जाएगी।
कबीर आंखें झपकाना भूल गया और रमा दोबारा से अपना चेहरा ढकती हुई तेज कदमों से उस बंगले का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि रमा उसे इस हाल में मिलेगी। इस खस्ता हालत में ऑफिस जाने की बजाय वो वापस पलटकर अपने बंगले में आया। तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे में पहुंचा, जहां टीना बेखबर सो रही थी। वो सोफे पर बैठकर अपना सिर पकड़कर सोच में गुम हो गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो तो कह रही थी कि उसका बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो बहुत खुश है। क्या यही था वो बहुत अच्छा रिश्ता? कई सवाल कबीर के दिमाग में घूम रहे थे, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। वो अभी तक उलझा हुआ ही था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और राहुल के रोने की आवाज आने लगी। आया अम्मा थी। वो कहने लगी, साहब जी, ये चुप ही नहीं कर रहा। कब से कोशिश कर रही हूँ। एक घूंट इसने दूध का नहीं पिया और कल रात भी पिलाया था, वो भी नहीं पी सका। जैसे ही मुंह में फीडर डालती हूँ, ये 5 मिनट बाद उल्टी कर देता है। अगर बच्चे के पेट में खुराक नहीं जाएगी तो ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएगा। ये बात सुनकर कबीर और भी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन टीना अभी भी बेखबर सोई हुई थी। उसे जरा भी परवाह नहीं थी। आया अम्मा की आवाज से टीना की आंख खुली तो वो झुंझलाकर कहने लगी, जाओ यहाँ से, क्या शोर मचा रखा है? एक बच्चा नहीं संभलता तुमसे। पैसे किस बात के लेती हो मुझसे? चलो जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। ये कहकर टीना ने करवट बदली और फिर आंखें बंद कर ली। बड़े गुस्से और अफसोस से कबीर ने उसे देखा, फिर उठकर कमरे से बाहर आ गया और कहने लगा, मुझे उस औरत के घर जाना है। आया अम्मा, आप मुझे उसके घर ले चलो। अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान था। आया अम्मा बोली, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो समझ ही नहीं रही। हालांकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मान ही नहीं रही। ये तो कबीर भी जानना चाहता था कि आखिर रमा उसकी जिंदगी से अचानक चली क्यों गई थी। कबीर के दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे थे, जिनके जवाब सिर्फ रमा ही दे सकती थी। उसने कहा कि आप मुझे उसके घर ले चलो, मैं खुद उससे मिन्नतें कर लूंगा। आया अम्मा बोली, ठीक है, चलो मैं ले चलती हूँ। कबीर ने राहुल को अपनी गोद में लिया और आया अम्मा के साथ गाड़ी में बैठ गया। वो इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था। छोटी छोटी गलियां जहां से गाड़ी मुश्किल गुजर रही थी। एक टूटा फूटा सा घर आया सामने। गाड़ी वहीं रुकी। अंदर से शोरगुल की आवाजें आ रही थी। एक आदमी चिल्ला रहा था, अरे चुड़ैल औरत, जब तुझे अच्छे काम का ऑफर मिल रहा था तो क्यों छोड़कर आई? अब ये घर क्या तेरा बाप चलाएगा? ये मर्दाना आवाज कबीर के कानों में पड़ी। रमा जोर से बोली, ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। घर चलाना मेरा काम है, लेकिन कमाना तुम्हारा काम है। तुम क्यों घर पर पड़े रहते हो? वो आदमी घुर्राया, अच्छा मेरे सामने जुबान चलाएगी तू? पता नहीं अंदर उसने क्या किया कि रमा चीखने लगी। ये सुनते ही कबीर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो वही आदमी गुस्से में गरजा, कौन है? आया अम्मा बोली, मैं हूँ, दरवाजा खोल। दरवाजा खोला तो सामने एक करीब 35 साल का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर कबीर पर पड़ी तो बोला, ओ बुढ़िया, ये कौन है? फिर गाड़ी पर नजर पड़ी तो उसके तेवर बदल गए। आया अम्मा बोली, तमीज से बात कर, ये सेठ साहब हैं। अगर रमा मान जाए तो ये अपने बच्चे की खातिर अच्छे खासे पैसे देंगे। ये सुनकर वो आदमी एकदम बदल गया और मुस्कुराकर बोला, अच्छा अच्छा, अंदर आइए साहब, बाहर क्यों खड़े हैं? कबीर अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा आंगन था और सामने बस एक कमरा। आंगन के कोने में चूल्हा और बर्तन बिखरे पड़े थे। एक छोटी सी बच्ची चारपाई पर लेटी रो रही थी और रमा उसके पास बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। जैसे ही उसकी नजर कबीर पर पड़ी तो फौरन खड़ी हो गई और दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाने लगी। कबीर ने कहा, आप वापस क्यों चली गई थी? रमा बोली, इसलिए क्योंकि मुझे ये काम नहीं करना था। उसका पति बीच में ही बोला, कैसे नहीं करेगी? साहब आप बेफिक्र रहो, ये कल से आ जाएगी। उस आदमी ने रमा की तरफ ऐसे गुस्से से देखा मानो उसका गला दबा देगा। कबीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं खुद बात कर लूं? वो बोला, बात क्या करनी है? मैंने आपको जुबान दे दी है। कबीर बोला, नहीं, मुझे आपकी बीवी की हाँ चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ इसे अपनी बेटी को भी पालना होगा। अगर ये राजी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं।
कबीर रमा के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रमा घबराकर पीछे हट गई। कबीर बोला, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, प्लीज आप इसे जिंदगी दे सकती हैं। इसी वक्त उसे माँ की जरूरत है। आपकी इस कुर्बानी का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। बाकी आपकी दुनियावी जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। प्लीज इनकार मत करना, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। उसका लहजा इतना दर्द भरा था कि रमा चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। उसने ना हाँ की न ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी से चली गई थी। उसका पति फिर बीच में बोला, क्यों नहीं करेगी? करेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन कबीर बोला, मुझे सिर्फ आपकी बीबी की हाँ चाहिए। कबीर ने रमा की आंखों में देखते हुए कहा, बताइए रमा, क्या आप मुझ पर यह एहसान करेंगी? ये सुनकर रमा फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, कौन कौन से एहसान करूं तुम्हारे ऊपर? क्या तुम पर एहसान करना ही मेरा काम रह गया है? बहुत चाहकर भी वो साफ इनकार नहीं कर पाई। तभी राहुल फिर से रोने लगा। आया अम्मा उसे बहलाने लगी, लेकिन वो लगातार रो रहा था। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, 2 दिन से मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। भगवान के लिए मेरा साथ दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। ये सुनकर रमा का दिल पिघल गया। वो बोली, आया अम्मा, बच्चा मुझे दो। आया अम्मा ने तुरंत राहुल को उसकी गोद में दे दिया। रमा तुरंत उसे कमरे में ले गई। बहुत मुश्किल होता है किसी और के बच्चे को अपने बच्चे का हक देना, लेकिन वो उस मासूम को सीने से लगाए उसे प्यार दे रही थी। कुछ ही देर में बच्चा अपनी भूख शांत कर गहरी नींद में सो गया। रमा देर तक उसे देखती रही। वो बिल्कुल अपने पिता के जैसा लगता था। नैन नक्श उसी के जैसे थे। थोड़ी देर बाद रमा कमरे से बाहर आई और आया अम्मा से बोली, ये अब सो गया है, उनसे कह दो कि मैं कल से आ जाऊंगी। लेकिन कबीर बोला, कल नहीं, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। आप अपनी बेटी को भी साथ ले लीजिए। रमा का पति झट से बोला, हाँ हाँ, जाओ जाओ और इसे भी साथ ले जाओ। तभी रमा का पति तुरंत कहने लगा, साहब जी, पैसों की बात करो। तो कबीर ने बड़ी तीखी नजर से उस लालची इंसान को देखा। वो पूछने लगा, कितने पैसे चाहिए? ये सुनकर उस शख्स की आंखों में लालच चमक उठा। वो कहने लगा, 25,000, 20,000 या फिर 30,000 दे दें। वो शायद समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे कितने पैसे मांगने चाहिए। कबीर ने जेब से चेक बुक निकाली और उस पर 1 लाख की रकम लिखकर चेक उस शख्स को पकड़ा दिया। 1 लाख देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगा, इतनी बड़ी रकम? रमा ने अपने पति के हाथ से चेक पकड़ लिया और कहने लगी, साहब जी, ये आप अभी रखें, मैं आपसे कैश में पैसे ले लिया करूंगी। ये सुनकर उसका पति उसे खतरनाक नफरत भरी नजरों से देख रहा था। कबीर कहने लगा, ये आप अपने पति को दे दें, आपको मैं इसके अलावा भी पैसे दे दूंगा। ये सुनकर उसके पति ने चेक छीना और कहने लगा, जाओ अपना काम करो। फिर चेक को चूमकर खुशी से उछलता हुआ अपनी जेब में रख लिया। बेबस होकर रमा अपनी बेटी को लेकर कबीर की गाड़ी में बैठी। जैसे ही गाड़ी बड़े बंगले में दाखिल हुई, कबीर ने उसे क्वार्टर की बजाय बंगले के अंदर एक कमरा दे दिया। जब कबीर की माँ की नज़र रमा पर पड़ी तो उनके माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगी, कबीर, ये तुम किसे घर पर ले आए? कबीर कहने लगा, अपनी बच्चे की माँ को, क्योंकि आपकी पसंद की हाई फाई बहू तो ना तो अपने सगे बेटे को दूध पिलाने को तैयार है और ना संभालने को। वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर कहने लगी, जानते हो ये लड़की कौन है? कबीर कहने लगा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अब आप चुप रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि अब मेरे बच्चे की जिंदगी का मामला है। अगर आपकी किसी भी बात की वजह से रमा यहाँ से वापस चली गई और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी और खामियाजा भी आप ही भुगतेंगी। ये सुनकर कबीर की माँ माथा पकड़कर अपने कमरे में चली गई। कबीर ने रमा को अपने गेस्ट रूम में ठहराया और अपनी नौकरानी को बुलाया। कहने लगा, मैडम के लिए दूध, फल और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर आओ। रमा हैरान होकर पूछने लगी, लेकिन ये सब क्यों? कबीर ने कहा, आपको अच्छी खुराक की जरूरत है। 2-2 बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और गहरी सांस ली। अमीरी और गरीबी का फर्क शायद कभी खत्म नहीं हो सकता।
रमा का कसूर सिर्फ ये था कि वो गरीब थी, वरना उसमें कोई कमी नहीं थी। पहली मुलाकात कबीर की रमा से मेले में हुई थी। पहली बार उसने उसे वहीं देखा। वो हाथों में कांच की चूड़ियां बड़े शौक से पहन रही थी। उसकी खिलखिलाती आवाज सुनकर वो अट्रैक्ट हुआ था। अपने दोस्त के साथ उस दिन वो मेले में गया था। 18 साल की वो खूबसूरत सी लड़की उसके दिल को भा गई थी, लेकिन कांच की चूड़ियां महंगी थीं। पहले उसने चूड़ियां अपने हाथ पर चढ़ाईं और फिर उन्हें खनकाया। सुर्ख चूड़ियां उसकी गोरी कलाई पर बहुत प्यारी लग रही थी। वो कहने लगी, भाई ये कितने की हैं? दुकानदार ने कहा, 300 की हैं। वो कहने लगी, इतनी महंगी क्यों? दुकानदार ने कहा, दीदी मेरा दिमाग मत चाटो, 300 हैं तो ले लो, वरना उतार दो। रमा ने अपने हाथ से चूड़ियां उतारने की कोशिश की। रमा का दिल टूट गया। पैसे नहीं थे, इसलिए चुपचाप चूड़ियां उतार रही थी। बड़ी मुश्किल से अम्मा से छुपकर पैसे ले आई थी, लेकिन क्या पता था कि 100 रुपए की कोई औकात ही नहीं है। तभी कबीर अपने दोस्त को छोड़कर उस चूड़ियों वाले के स्टॉल पर आया और 300 रुपए पकड़ा दिए। कहने लगा, ये चूड़ियां इस लड़की को दे दो। रमा हैरान होकर बोली, ए लड़के, कौन हो तुम? कबीर ने कहा, चूड़ियां लेनी है ना तुम्हें, तो पहन लो। रमा बोली, पहले ये बताओ तुम कौन हो पैसे देने वाले? कबीर बोला, कुछ भी नहीं। रमा बोली, जब कुछ नहीं हो तो ये रखो अपने पैसे अपने पास। उसने 300 रुपए कबीर के हाथ पर रखे। कहने लगी, रमा किसी का एहसान नहीं लेती। ये कहकर वो अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। जब तक वो मेले में रही, कबीर की नजरें उसी पर थीं। कबीर का दोस्त बार बार कह रहा था, ये तुम किसका पीछा कर रहे हो? कबीर बोला, किसी का नहीं, बस चुपचाप रहो। रमा की सहेलियों ने झूले झूले, खाया पिया, लेकिन वो बस चुपचाप उनकी शक्लें देखती रही, उन्हें खाता देखती रही। वो कह रही थी, आ जाओ रमा, तुम भी खा लो। रमा बोली, नहीं, अगली बार मेले में आऊंगी तब अम्मा से पैसे लेकर आऊंगी, तब खाऊंगी। मेला कौन सा अभी खत्म हो जाएगा, 10 दिन तक लगा है। कबीर समझ चुका था कि उस लड़की के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मसम्मान से भरी हुई लड़की है। वो उसका पीछा करके उसका घर देख चुका था। अगले रोज फिर उसकी मुलाकात मेले में हुई। पीछे एक अजनबी को आता देखकर कुछ दिन तो वो चुप रही, लेकिन फिर घबरा गई। पिछले 3 दिन से वो उसका पीछा कर रहा था। जहां वो जाती थी वो पीछे पीछे आता था। जहां बैठती थी फासले पर वो कहीं कुर्सी पर बैठ जाता था। जब वो देखती थी तो वो मुस्कुरा देता था। एक अच्छी शक्ल का नौजवान था वो, और पहनावे से भी अमीर लगता था। फिर उसका पीछा क्यों कर रहा था? अगले दिन रमा को जब ये लगा कि आज भी वही लड़का उसका पीछा कर रहा है, तो उसके सामने खड़ी हो गई। चुटकी बजाकर कहने लगी, ए लड़के, ये तुम 3 दिन से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कबीर ने उसे सुर्ख रंग की चूड़ियां दिखाई और कहा, ये रख लो, तुम पहन लो तो मुझे अच्छा लगेगा। रमा बोली, तुम 3 दिन से बस ये चूड़ियां देने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे? कबीर बोला, हाँ, उस दिन वो अकेली आई थी, कोई सहेली नहीं थी। रमा बोली, अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं पहन लेती हूँ। उसने चूड़ियां पकड़कर अपने हाथ में पहन ली। एक दिल फरेब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, जिसे कबीर बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। कबीर बोला, लगता है ये रंग तुम्हारे लिए ही बना है, बहुत जच रहा है तुम्हारे हाथ पे। ये कहते हुए उसने रमा की कलाई पकड़ ली। तभी वो एकदम से उछल गई और तुरंत अपना हाथ छुड़ाया। कहने लगी, देख बाबू, रमा को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तुम लड़कियों को 4 चीजें देते हो और फिर बदले में उनसे। इतना कहकर वो चुप हुई। कबीर बोला, मैं ऐसा नहीं हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी, बस तुम मुझे अच्छी लगी थी। उस दिन तुम्हारा चेहरा उदास देख मुझे रात भर नींद नहीं आई। रमा कहने लगी, देख बाबू, ऐसी बातें करके मुझे फंसाने की कोशिश मत कर, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी अमीर घर से हो, और तुम्हारे जैसे अमीर लड़कों के ये शौक होते हैं कि गरीब लड़कियों से दिल बहलाओ। पता है कि हम कमजोर हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहती। ये कहकर उसने अपनी सारी चूड़ियां उतारकर कबीर को दे दी और बोली, रख लो अपनी चूड़ियां, मुझे नहीं चाहिए। यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। कबीर पीछे नहीं हटा, क्योंकि मामला उसके दिल का था। धीरे धीरे रमा को भी उसकी मोहब्बत पर यकीन होने लगा, लेकिन जब ये खबर कबीर की माँ को मिली तो वो भड़क गईं।
उसने पहले कबीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर कहता रहा, मैं शादी उसी से करूंगा। गरीब है तो क्या, गरीबी के अलावा उसमें कोई कमी नहीं है। संस्कारी है, सुशील है, खूबसूरत है, कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, आगे मैं पढ़ा लूंगा। कांता देवी को यह बर्दाश्त नहीं था कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाया जाए, इसलिए वो रमा के घर गईं और उसके माता पिता के सामने रमा को खूब बेइज्जत किया और पैसे उसके मुंह पर मारे। उन्होंने कहा, इन पैसों की खातिर ही तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो ना, ये लो, ये रख लो, लेकिन भगवान के लिए पीछा छोड़ दो मेरे बेटे का। रमा ने पैसे उन्हीं को दे दिए और बोली, मैं तुम्हारे बेटे के पीछे नहीं आई, वो मेरे पीछे आ रहा था। मैं इतनी भी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि पैसों के लिए मर्दों को अपने आप को सौंप दूं। उसी दौरान बिरजू का रिश्ता उसके लिए आया। हालांकि वो जानती थी कि लड़का जुआरी है और काम भी नहीं करता, लेकिन जल्दबाजी में उसने उसी से शादी कर ली ताकि कांता को ये न लगे कि वो उसके बेटे को फंसाना चाहती है। लेकिन किस्मत ने उसे फिर उसी मोड़ पर ला दिया। अब राहुल उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। रमा के पास अब कोई काम नहीं था सिवाय राहुल को संभालने के। राहुल अपनी खुराक पूरी करके खेल रहा था, बेड पर लेटा अपने हाथ पांव चला रहा था। रमा अब रिया को गोद में उठाकर दूध पिला रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सामने सुर्ख गाउन में टीना उसे गुस्से से देख रही थी। रमा ने फौरन दुपट्टा ठीक किया। टीना ने कहा, ये क्या कर रही हो, तुम मेरे बच्चे को छोड़ के अपनी बेटी को संभाल रही हो, क्या इसके पैसे दिए गए हैं तुम्हें? रमा बोली, मैं आपके बेटे को उसका हक दे चुकी हूँ, अब मैं इसीलिए अपनी बेटी को संभाल रही हूँ। टीना दोबारा चिल्लाई, तुम यहाँ सिर्फ मेरे बेटे के लिए हो, अपनी बेटी के लिए नहीं। रमा बोली, मैंने तुम्हारे पति से पहले ही बात कर ली थी कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी संभालूंगी। तुम्हारा पति मुझे मिन्नत करके यहाँ लाया है, वरना मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। टीना ने रिया को रमा की गोद से छीन लिया और पीछे कर दिया। मेरे बेटे को संभालो, अपनी बेटी को नहीं। रमा को टीना का रवैया देखकर हैरत हुई। वो बोली, मैंने कहा ना, तुम्हारे बेटे की खातिर मैं अपनी बेटी का हक नहीं मारूंगी। उसने रिया को उठाया और खड़ी हो गई। दरवाजे के बाहर कबीर खड़ा था। उसने टीना को गुस्से से देखा और कहा, तुम खुद अपने बच्चे को संभालती नहीं हो, अब जब मैंने इंतजाम किया है तो ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। टीना बोली, इसे किस चीज के पैसे देते हो तुम? अच्छा खाती है, पीती है तो ताकत मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, ना कि इसकी बेटी को। कबीर ने कहा, कुर्बानी वो दे रही है जो तुम मर के भी नहीं दे सकती, और अगर यूं ही जुबान चलाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। टीना ये सुनकर तप गई। बोली, तुम क्या समझते हो खुद को? तुम मुझे छोड़ दोगे तो क्या मैं तुम्हारे नाम पर बैठी रह जाऊंगी? अरे बहुत है मेरे चाहने वाले। कबीर गुस्से में टीना की कलाई पकड़कर अपने कमरे में ले गया और बेड पर पटका। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? ये बातें खानदानी औरतें नहीं करती, बाजारी औरतें करती हैं। टीना बोली, मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मैं तुमसे कहा था कि मुझे ऐश करने दो, लेकिन तुमने अपना बच्चा मेरे सर पर डाल दिया। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। आज एक बच्चा है, कल 2 बच्चे हो जाएंगे। कबीर ने कहा, तो और तुम क्या चाहती हो? शादी के बाद सबके बच्चे होते हैं और हर औरत अपने बच्चे संभालती है। यही जिंदगी है और ये हमेशा चलता आया है। टीना कहने लगी, मुझे ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बस एंजॉय करना चाहती हूँ। कबीर कहने लगा, तो एंजॉय करो, लेकिन मेरे बच्चे के मामले से दूर रहो। टीना बोली, क्यों दूर रहूं? पैसे दे रहे हैं, मुफ्त में तो काम नहीं करवा रहे। कबीर बोला, किसी की ममता की कोई कीमत नहीं होती। टीना चिढ़कर बोली, तुम जिस तरह से उस औरत पर मेहरबानियां कर रहे हो सब नजर आता है। कभी उसे ड्राई फ्रूट्स खिलाते हो, कभी नौकरानी को कहते हो कि रात को उसे दूध जरूर पिलाना। वो रमा लगती क्या है तुम्हारी? कबीर बोला, कुछ नहीं लगती, पर वो मेरे बेटे को अपनी ममता जरूर दे रही है। जब तुम्हारा बेटा बीमार होता है तो वो पूरी रात उसके लिए जागती है। टीना बोली, तो क्या हुआ, इस चीज के पैसे लेती है? कबीर ने बड़े दीन भाव से उसे देखा था। कबीर बोला, अफसोस की बात है कि तुम्हारे लिए हर चीज का मोल होता है। मैं सिर्फ उसकी जरूरत पूरी करता हूँ, लेकिन जो कुछ वो मेरे बेटे को दे रही है वो बहुत ज्यादा है। बात यहीं खत्म हो चुकी थी। एक बार रमा बच्चों को संभाल रही थी, तभी आया अम्मा घर पर आई।
जब से रमा ने राहुल को संभालना शुरू किया था, आया अम्मा ने काम छोड़ दिया था। वैसे भी वो काम छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके बेटे की अच्छी नौकरी लग गई थी। वो बड़ी परेशानी में बंगले पर आई और सीधे रमा के पास आई। कहने लगी, रमा जल्दी चलो, बिरजू के साथ बड़ा झगड़ा हुआ है। उसके विरोधी गुंडों ने उस पर चाकू से वार किए हैं। ये सुनकर रमा का दिल धक धक करने लगा। वो भागी दौड़ी हुई दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर गई, लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंची तब तक बिरजू मर चुका था। हालांकि बिरजू ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मारपीट करता था, लेकिन फिर भी वो उसका पति था। वो बहुत रोई थी, लेकिन माँ बाप उसे अपने पास रखने को तैयार ही नहीं थे। वो खुद भी गरीब थी। फिर राहुल उसका आदी हो चुका था, मजबूरन ही सही, लेकिन उसे वापस कबीर के घर आना पड़ा। कबीर अब ज्यादातर उसके कमरे में नहीं आता था। वो बस दोनों बच्चों को संभालती रहती थी। लेकिन इस दौरान टीना की आदतें और बिगड़ने लगीं। अब वो रात के 12 बजे तक लौटती, कभी नशे में होती और कबीर उससे लड़ता। वो झगड़ते समय कहती, छोड़ दो मुझे, तुम जैसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मुझ जैसी खूबसूरत औरत नहीं मिलेगी। अब तो कांता देवी को भी अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था, क्योंकि उनकी पसंद की हाई सोसाइटी की बहू उनके साथ भी बदतमीजी करती थी। वो अपने पति और अपने बच्चे को बिल्कुल भी देखने को तैयार नहीं थी, बस अपनी खूबसूरती पर फिदा रहती थी। तंग आकर एक दिन आखिरकार कबीर ने टीना को तलाक दे दिया, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं था। वो कहने लगी, अच्छा हुआ मेरी जान छूटी। फिर टीना वापस चली गई। कांता देवी को उस वक्त अफसोस हुआ कि उन्होंने कितना गलत फैसला किया था। आज भी उनका पोता उसी लड़की की गोद में परवरिश पा रहा था, जिसे उन्होंने सरेआम बेइज्जत करके और पैसे मुंह पर मारकर उसे नीचे गिराने की कोशिश की थी। जब से बिरजू का देहांत हुआ था, रमा ने पैसे लेने तक छोड़ दिए थे। वो कहती थी, मुझे अब इन पैसों की जरूरत ही नहीं है, खाना पीना मुझे यहीं से मिल जाता है। चंद दिन में ही राहुल की सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। अब तो वो टूटे फूटे लफ्ज भी बोलने लगा और सबसे पहले उसने मम्मा कहना सीखा। वो रमा को ही मम्मा कहता था। रिया उससे 1 माह छोटी थी। दोनों ही बच्चे रमा के आदी हो चुके थे। जब एक दिन कबीर ने रमा से शादी के लिए कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। रमा बोली, नहीं साहब, मखमल में टाट का पैबंद अच्छा नहीं लगता। अपनी हैसियत मैं पहले भी जानती थी, बस आपने ही मेरे दिल में ये बात डाली कि अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आपकी माँ ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे ये फर्क समझा दिया था। अब बार बार मेरे जज्बात से मत खेलो। कबीर बोला, मेरे दिल में आज भी तुम हो रमा। मैंने बहुत कोशिश की कि टीना के साथ पूरा इंसाफ करूं, लेकिन उसे शायद मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। मेरा बच्चा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ना ही मैं। अगर तुम चाहो तो माँ खुद तुमसे माफ़ी मांगेंगी अपने रवैये की, लेकिन प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चे को मत छोड़ो। मैं रिया को बिल्कुल बाप के जैसा प्यार दूंगा, मेरा भरोसा करो। वो रिया को भी उतना ही चाहता था जितना राहुल को। रमा को कांता देवी ने खुद ये बात कही थी कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने हीरे को छोड़कर कांच को अपने हाथ में लिया और अपना हाथ जख्मी कर बैठी। अपने बेटे को भी उन्होंने मजबूर किया कि वो उनके हाई सोसाइटी के दोस्त की बेटी से ही शादी करे। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि ये गलत फैसला था। जहां राहुल को माँ की मोहब्बत मिल रही थी, वहीं रिया को बाप की छत भी मिल रही थी। इसीलिए रमा ने कबीर के हक में फैसला तो दे दिया, लेकिन शादी के बाद वो बहुत घबरा रही थी। जब वो कमरे में आया तो दोनों बच्चे सो चुके थे। जैसे ही कबीर कमरे में आया, रमा ने आंखें बंद कर लीं ताकि लगे कि वो सो रही है, लेकिन कबीर देख चुका था। वो पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, रमा, मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही। देखो, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, प्लीज उठो। कबीर की बेचैन आवाज़ सुनकर उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन फिर भी आंखें बंद किए वो लेटी रही। कबीर ने उसकी कलाई पकड़कर सोने के कंगन पहनाए तो उसने फौरन आंखें खोली। कबीर बोला, तुम्हारी सूनी कलाइयाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उठकर बैठ गई। फिर कबीर ने बहुत सारी सुर्ख चूड़ियाँ उसके हाथों में पहनाई। कबीर बोला, ये रंग तुम्हारे लिए ही बना है। रमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए ऐसा भी कोई फैसला कर सकती है। अब तक बड़ी कठिन जिंदगी उसने गुजारी थी। बिरजू ने कभी उससे मोहब्बत से बात तक नहीं की थी, कभी कांच की चूड़ियां तक उसे लाकर नहीं दी थी,
लेकिन उसने हमेशा वो रिश्ता ईमानदारी से निभाया। शायद अब उसे सब्र का फल मिल रहा था। कबीर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बैठा और बोला कि मुझे इस रिश्ते की शुरुआत की कोई जल्दबाजी नहीं है रमा। तुम आराम से अपना वक्त ले सकती हो। मैं पहले भी तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा ही हूँ। ये कहकर कबीर चुपचाप एक तरफ लेटकर सो गया और रमा को भी उसका ऐसा करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी इस रिश्ते के लिए थोड़ा सा वक्त चाहती थी। रमा और कबीर की शादी को कब 7 साल बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। इस बीच कबीर ने अपने बिजनेस को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साथ ही रमा ने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की और कबीर के कहने पर उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी की। शहर के नए तौर तरीके भी रमा ने बखूबी और दिलचस्पी से सीखे। अब तो वो इंग्लिश भी बोलने लगी थी। ये सब सीखकर उसे खुद में खूब कॉन्फिडेंस महसूस होता था। रमा इस सबसे बहुत खुश थी। कांता देवी भी अपने बेटे और बहू की बलाएं लेने से नहीं थकती थी। कहाँ जो लड़की उन्हें फूटी आंख पसंद नहीं आती थी, वही लड़की अब कांता देवी की आंखों का तारा बन चुकी थी। कांता देवी घर का कोई भी फैसला बिना रमा से पूछे बिल्कुल नहीं करती थी। जिस दिन रिया का जन्मदिन था, उस दिन कबीर ने एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ग्रैंड पार्टी दी थी। कांता देवी दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर होटल के लिए निकल चुकी थी। रमा को तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, इसीलिए कबीर उसके लिए रुका। रमा जब ब्लैक कलर की खूबसूरत साड़ी में तैयार होकर कबीर के सामने आई तो वो अपनी नजर हटा नहीं सका। उसके गले में इस वक्त 2 डायमंड के नेकलेस उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। कबीर उसे देखते ही थोड़ी शरारत करने लगा तो रमा ने उसे डांटते हुए कहा, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, अब चुपचाप जल्दी चलिए। कबीर ने उसके आगे झुकते हुए कहा, मालकिन जी। और फिर दोनों खिलखिलाकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में पहुंचे ही थे कि तभी सामने से एक औरत रोते हुए भाग कर आई और कबीर के पैरों में गिर पड़ी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, सर पर बाल भी बहुत कम बचे हुए थे। वो बहुत दुबली पतली थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। ऐसा लग रहा था कि न जाने कब से उसने खाना नहीं खाया है। कबीर उसे उठाकर देखने लगा कि आखिर वो कौन है, लेकिन वो पहचान ही नहीं पा रहा था। तो उस औरत ने कहा, कबीर मैं हूँ, टीना। ये सुनते ही उसके तो होश उड़ गए। रमा भी हैरान रह गई कि टीना को क्या हुआ। टीना ने एक सांस में अपनी आप बीती बता दी कि कबीर से तलाक लेने के बाद उसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन 3 साल तक उसने बच्चा पैदा नहीं किया तो वो उसे धमकी देने लगा कि वो उसे तलाक दे देगा। टीना बोली कि मैंने उससे भी यही कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मुझे तुम्हारे जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे। इस बात पर मैंने अपने माँ बाप से भी बात की तो वो मुझे समझाने लगे कि अब वो मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर मैं ऐसा कोई भी फैसला लेती हूँ तो वो मुझे घर में जगह भी नहीं देंगे। ये सुनकर मैं मजबूर हो गई, लेकिन फिर भी मैं और दूसरे अमीर आदमियों को फंसाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी तरफ से भी यही बात निकली कि वो मुझसे शादी तभी करेंगे जब मैं उन्हें बच्चों की खुशी दूंगी। कुछ वक्त के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि शायद अब मुझे बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही थी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे शरीर में कोई ऐसी कमी हो गई है जिसकी वजह से अब मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही मेरा तो दिमाग ही घूम गया और मेरा पति तो गुस्से से फट पड़ा। उसने तुरंत ही मुझे तलाक दे दिया। जब मैं वापस अपने माँ बाप के घर गई तो उन्होंने भी मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो मेरी करतूतों में और मेरा साथ नहीं दे सकते हैं। मुझे तब अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी आदतें बहुत हाई क्लास थीं, जिनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा थे, और इस वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। मजबूरन मैंने नौकरी करना शुरू किया, लेकिन मुझे काम करने की आदत ही नहीं थी, इसीलिए मेरे काम में बहुत कमियां निकली और लोग मुझे नौकरी से निकाल देते थे। धीरे धीरे मेरी हालत बदल गई और फिर कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हुई। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। अब मेरी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि मैं जिस खूबसूरती पर कभी इतना घमंड करती थी, उसी ने आज मुझे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, और वो खूबसूरती भी
मेरा साथ छोड़कर चली गई है। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपना इलाज कर सकूं। कबीर, प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये कहकर टीना फूट फूट कर रोने लगी। कबीर को उसे देखकर पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर तरस भी आने लगा। उसने कहा, तुमने जैसा किया है वैसा ही तुम भुगत रही हो, लेकिन फिर भी तुमने तो कभी अपने बच्चे तक से इंसानियत नहीं निभाई, पर मैं अपनी इंसानियत पूरी करूंगा। कबीर ने अपनी ही एक पहचान के बहुत बड़े अस्पताल में टीना को एडमिट कर दिया और वहीं पर उसका बेहतरीन इलाज शुरू हो चुका था, जिसका सारा खर्च कबीर उठा रहा था। तकरीबन कई महीनों के इलाज के बाद टीना पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही थी। टीना ने जब रमा और कबीर को एक साथ इतना खुश देखा तो उसे अब रमा से जलन होने लगी, क्योंकि जिस जगह पर आज रमा है उसी जगह पर कभी वो थी और एक ऐश भरी जिंदगी गुजार रही थी। टीना ने पहले तो कबीर से माफी मांगते हुए उससे भीख मांगी कि वो उसे दोबारा अपना ले, लेकिन कबीर ने साफ मना कर दिया। वो कहने लगी, मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी, अब मैं बिल्कुल वैसी ही रहूंगी जैसा तुम चाहोगे। अपने बेटे को भी खूब मैं माँ का प्यार दूंगी। लेकिन कबीर ने साफ मना कर दिया। जब टीना ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही है तो उसने कबीर को धमकी दी कि तुम एक माँ को उसके बेटे से दूर नहीं कर सकते हो। अगर तुमने मुझे दोबारा शादी नहीं की तो मैं तुम पर केस कर दूंगी और फिर अपने बेटे को तुमसे छीन कर ले जाऊंगी। ये सुनते ही कबीर ने एक थप्पड़ खींचकर टीना के गाल पर मारा और कहा कि तुम्हारे जैसी जहरीली औरत कभी भी नहीं बदल सकती। मैं तुम्हारे जीवन के सबसे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन आखिरकार तुम नागिन ही निकली। जैसे ही तुम्हारी थोड़ी सी हालत ठीक हुई, तुमने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। टीना कहने लगी, तो मजबूर तो तुम ही कर रहे हो ना। कबीर ने कहा, क्यों? तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारे बहुत चाहने वाले हैं, तो जाओ अब उन चाहने वालों के पास। ये कहकर कबीर वहां से निकल आया। टीना को बहुत अफसोस हो रहा था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, लेकिन अब उसके सर पर जुनून सवार था, क्योंकि वो रमा को अब अपनी जगह पर हरगिज नहीं देख सकती थी। इसीलिए टीना ने जैसे तैसे एक छोटी सी नौकरी पकड़ी और फिर कबीर पर केस कर दिया। वो जानती थी कि उसके पास कोई महंगा वकील करने के पैसे नहीं हैं और कबीर चाहे तो उसके वकील को आसानी से पैसों से खरीद सकता है, लेकिन उसे ये भी बहुत अच्छे से पता था कि कानून एक माँ को उसके बेटे से बिल्कुल भी अलग नहीं करेगा। और ठीक यही हुआ। जब कोर्ट में पेशी हुई तो टीना ने रो रो कर खूब नाटक करके दिखाया कि कबीर ने किस तरह से उस पर जुल्म किया है और उसे उसके छोटे से बच्चे से अलग कर दिया। कोर्ट की पहली सुनवाई टीना के हक में ही हुई, जिससे वो बहुत खुश थी और उसे पूरा भरोसा हो गया कि अब वो ही जीतेगी। अब या तो कबीर को उससे दोबारा शादी करनी पड़ेगी या फिर कबीर को उसका बेटा भी देना होगा और साथ ही हर महीने का खर्चा भी। उसने सोच लिया था कि अगर सिर्फ खर्चा देने की बात आई तो वो कबीर से लाखों में रुपए लेगी और एक बार फिर से ऐश की जिंदगी गुजारेगी। 2 हफ्ते के बाद जब दोबारा सुनवाई हुई तो टीना घमंड में चूर अदालत पहुंची। बेचारा कबीर बहुत परेशान था कि वो कैसे अपने बेटे को इस जहरीली औरत से बचाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जज साहब भी टीना के हक में ही फैसला सुनाने वाले थे कि तभी एक आवाज गूंजी। सबने पलटकर देखा तो पीछे रमा के साथ आया अम्मा खड़ी थीं, जिन्होंने छोटे से राहुल को संभाला था। आया अम्मा ने तुरंत आकर जज साहब के सामने गवाही दी कि किस तरह से टीना ने कभी भी उस दूध मुंहे बच्चे को दूध तक नहीं पिलाया था, जिसकी वजह से वो बीमार भी पड़ गया और उसकी हालत बहुत खराब हुई। लेकिन फिर भी टीना को अपने मासूम बच्चे पर कभी तरस नहीं आया। वो सिर्फ अपनी महंगी पार्टियों, अपनी खूबसूरती, शॉपिंग में ही डूबी रहती थी। इसी खूबसूरती और घमंड में आकर उसने खुद अपने पहले पति को तलाक दिया था। आया अम्मा की गवाही के बाद सब कुछ साफ हो गया। आया अम्मा ने बताया कि जब टीना ने अपने बच्चे को नहीं संभाला तो रमा ने ही उनकी देखभाल की और उन्हें एक नई जिंदगी दी। इसीलिए राहुल भले ही टीना का सगा बेटा है, लेकिन उसका पहला हक रमा का ही बनता है, क्योंकि यहाँ जन्म देने वाली माँ ने अपने बच्चों की कदर ही नहीं की। पर यहाँ ये कहावत भी बिल्कुल सही बैठ रही है
कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। इस सब के बाद जज साहब ने कबीर के हक में फैसला सुनाया और टीना के मंसूबे धरे के धरे रह गए। ना तो उसे बच्चा मिला और ना ही पैसे। कबीर ने चैन की सांस लेकर रमा को गले लगाकर थैंक यू कहा, क्योंकि आज अगर वो आया अम्मा को लेकर नहीं आती तो उसका बेटा उसे छीन लिया जाता। टीना ने एक बार फिर दुखियारी बनकर कबीर के आगे माफी मांगने की कोशिश की तो कबीर ने उसके गाल पर थप्पड़ रखते हुए कहा, तुम्हारे जैसी चालबाज औरत का साया भी अब मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर नहीं पड़ने दूंगा। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, वरना मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। ये सुनते ही टीना डर गई और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। कबीर अब अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा था। दोस्तों, कुछ औरतें टीना जैसी ही होती हैं। उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है और किसी से भी नहीं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि भगवान भी सब कुछ देख रहा होता है और हम जैसे बीज बोते हैं वैसा ही फल भी काटते हैं। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।